जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं रवि प्रताप सिंह आया हूं आपके सामने एक बार फिर संसार के भूगोल की क्लास लेकर। और आज हम पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्तों भूकंप या अर्थक्वेक क्या होते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, आपने जरूर संसार में देखा होगा कि अर्थक्वेक आते रहते हैं, चाहे आप न्यूज चैनल पे देखा हो, चाहे आपने किसी समाचार पत्र में देखा हो, चाहे आपने किसी भी जानकारी सोशल मीडिया से पता किया हो, लेकिन आपको पता है कि भूकंप आते रहते हैं पृथ्वी पर। आज हम जो है मेरे दोस्तों भूकंप या अर्थक्वेक को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए अर्थक्वेक क्या होते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, अगर सरल भाषा में मैं कहूँ तो पृथ्वी का जो ऊपर का हिस्सा है जिसको हम भूपर्पटी बोलते हैं या स्थल मंडल बोलते हैं, अगर वो अचानक कंपन करना शुरू कर दे, कांपना शुरू कर दे, हिलना शुरू कर दे, तो क्या होता है मेरे दोस्तों, उसको भूकंप बोलते हैं। और जब भूकंप आता है तो मेरे दोस्तों क्या होता है, विनाश लेकर आता है। आप जानते हैं जो कम क्षमता वाले भूकंप होते हैं, जो रिएक्टर स्केल पर कम उनकी तीव्रता होती है मेरे दोस्तों, वो कम विनाशकारी होते हैं। और जिनकी तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है मेरे दोस्तों, ठीक है, वो ज़्यादा विनाशकारी होते हैं। ठीक, जैसे हमारे देश में सन 2000 में आया भुज में भूकंप। गुजरात के भुज शहर में जो भूकंप आया था मेरे दोस्तों, उसमें बहुत ही ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी और एक तरीके से समझ लिए पूरा शहर तबाह हो गया था, सारी बिल्डिंगें गिर गई थी। तो मेरे दोस्तों आइए जानते हैं कि अर्थक्वेक क्या होते हैं। ठीक है, यानी कि भूकंप क्या होते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो देखिए भूकंप में क्या होता है, एक होता है भूकंप केंद्र और एक होता है भूकंप अधिकेंद्र। सबसे पहले इन्हीं को समझ लेते हैं। देखिए मान लीजिए ये धरातल है या कोई प्लेट है ऊपर धरातल की, अगर भूकंप जहां पर आएगा, मतलब जहां से शुरुआत होगी भूकंप की, जहां पर पैदा होगा, उसको हम भूकंप केंद्र कहते हैं, फोकस कहते हैं। वो हमेशा धरातल से नीचे होता है मेरे दोस्तों। और फिर उसके बाद होता क्या है, जैसे ही वहां से जो है कंपन शुरू होगा मेरे दोस्तों, और कंपन शुरू होने के बाद जैसे ही वहां पर हमारी तरंगें चलना शुरू होंगी, और जहां पर धरातल पर नीचे भूकंप केंद्र से तरंगें चलने के बाद जहां पर हमारे जो ऊपर स्थल मंडल है मेरे दोस्तों, वहां पर जिस बिंदु पर सबसे पहले हमको दिखाई देंगी या फिर हम अंकित कर सकेंगे सीस्मोग्राफ पर, तो मेरे दोस्तों उस बिंदु को हम भूकंप अधिकेंद्र बोलते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, जिस यंत्र से भूकंप की तीव्रता नापी जाती है मेरे दोस्तों, उसको सीस्मोग्राफ बोलते हैं मेरे दोस्तों। और जिस स्केल पर मापी जाती है उसको रिएक्टर स्केल बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे दोस्तों आइए भूकंप को और हम अच्छे से जान लेते हैं। परिभाषा क्या है, देखिए भूपर्पटी जानते हैं, जो हमारा स्थल मंडल है, ठीक है, उस पर उसकी जो लेयर है वो भूपर्पटी कहलाती है। हम जानते हैं कि ये 25 से 30 किलोमीटर और 100 किलोमीटर तक गहराई में स्थित है। ठीक, परिघाती तरंगों, भूपर्पटी में परिघाती तरंगों या संवहन तरंगों द्वारा उत्पन्न कंपन अथवा दोलन से है। मतलब समझ लीजिए भूपर्पटी में जो परिघाती तरंगें आकर टकराती हैं, जो परिघात करती हैं हमारी भूपर्पटी पर, और संवहन तरंगों की मदद से संवहन तरंगें आती हैं, फिर कंपन कर पैदा करती हैं किसमें, भूपर्पटी में। और ये दोस्तों कहाँ से आती हैं, ये हमेशा कहाँ से आती हैं मेरे दोस्तों, भूगर्भ से आती हैं पृथ्वी के, और कंपन अथवा दोलन से है। ठीक है, उसको हम, इसका मतलब भूकंप का मतलब इससे है। ठीक है, भूपर्पटी में परिघाती तरंगों या संवहन तरंगों द्वारा उत्पन्न कंपन अथवा दोलन से है। कंपन और दोलन जब उत्पन्न हो जाए तो वहां पर समझ लीजिए भूकंप की स्थिति बन चुकी है। जो स्थितिक ऊर्जा, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, का अचानक गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन के कारण होता है। अचानक से मेरे दोस्तों क्या हो कि जो पोटेंशियल एनर्जी है मेरे दोस्तों, वो तुरंत ही क्या हो, स्थित गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाए, तो जिससे आंतरिक ऊर्जा तरंग गति के रूप में संचरण करती है। जो पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा आई है भूगर्भ से मेरे दोस्तों, वो किस में चेंज हो जाती है, वो तरंग के रूप में गति करना शुरू हो जाती है। जैसे आपने सुना होगा ध्वनि तरंगों के रूप में चलती है मेरे दोस्तों, प्रकाश भी तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश दो तरीके से व्यवहार करता है, किरण के रूप में भी चलता है और मेरे दोस्तों तरंग के रूप में भी चलता है। तो जितनी भी तरंग है वो एक एनर्जी का एक रूप है, जैसे रेडियो तरंग। ठीक, अगर हम बात करें मेरे दोस्तों भूकंप का अध्ययन जिसके अंतर्गत होता है, उस शाखा को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, उसको कहते हैं सिस्मोलॉजी। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, सिस्मोलॉजी। ठीक है, अगर हम बात करें भूकंप के कारण मेरे दोस्तों, भूकंप के कारण क्या है, आखिर भूकंप आते कैसे हैं, तो सबसे पहले देखते हैं हम पहले नंबर 1 ज्वालामुखी क्रियाएं या वोल्केनो एक्टिविटीज। ठीक, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं चित्र बनाने के माध्यम से समझाने जा रहा हूं, चित्र बना के समझाने जा रहा हूं आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे दोस्तों। अब देखिए मेरे दोस्तों, ज्वालामुखी क्रियाएं कैसे ये भूकंप आते हैं, इसको समझ लेते हैं ज्वालामुखी क्रियाओं से।
देखिए मेरे दोस्तों, होता क्या है, आपने ज्वालामुखी वाली क्लास अगर देखी होगी तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार और समझा देता हूं। देखिए, अगर आपको अच्छे से भूगोल समझना है एक एक चीज को, अगर आप एक बार पढ़ लेंगे मेरे दोस्तों, तो क्वेश्चन तो आप यूं लगा देंगे चुटकी में, इस तरीके से क्वेश्चन लगा देंगे। वो भी लगाएंगे कैसे मेरे दोस्तों, जब आप अच्छे से समझ जाएंगे एक एक चीज को, एक एक चीज दिमाग में क्लियर हो जाएगी, तब आप क्वेश्चन भी अचानक से तुरंत ही लगाएंगे मेरे दोस्तों। जैसे ही क्वेश्चन सामने आएगा तुरंत लगाएंगे। देखिए ज्वालामुखी क्रियाओं में होता क्या है, देखिए मैंने जब ज्वालामुखी क्रिया बताई थी तो होता क्या है कि उसमें बीच में एक नली होती है, ये क्या होता है मेरे दोस्तों, ये शंकु होता है, ठीक, और ये भूपर्पटी होती है, और ये शंकु किससे बना हुआ है, ये शंकु मेरे दोस्तों लावा से बना हुआ। ये सारी चीजें हमने समझाई थी। और यहाँ मेरे दोस्तों एस्थेनोस्फीयर, ये एस्थेनोस्फीयर है, ये लिथोस्फीयर है मेरे दोस्तों, जिसको हम भूपर्पटी बोलते हैं, स्थलमंडल बोलते हैं, और ये एस्थेनोस्फीयर है जिसमें, ठीक है मेरे दोस्तों, लावा भरा है। अब होता क्या है मेरे दोस्तों, जब ये लावा यहाँ टक्कर मारता है, ठीक है, या फिर यहाँ पर गैसें उत्पन्न होती हैं भूगर्भ में, तो जब ये टक्कर मारता है मेरे दोस्तों, निकलने की कोशिश करता है, क्योंकि जो सुषुप्त ज्वालामुखी है मेरे दोस्तों, उनमें क्या होता है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक, अगर वो बंद हो जाए उनकी ये जो मुख्य नली है, फिर उसके बाद जब भूगर्भ से गैसें आती हैं, और गैसें आने के साथ साथ लावा जब इस पर प्रेशर मारता है, तो ये सब जो चट्टानें हैं मेरे दोस्तों, ये जो चट्टानें हैं, लिथोस्फीयर है मेरे दोस्तों, ये सब हिलना शुरू हो जाता है, स्थलमंडल हिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसमें टक्कर लगती है बार बार गैसों की, और वहां पर भूकंप आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि रिंग ऑफ फायर मैंने बताया था, रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी में वो कहाँ है, प्रशांत महासागर में स्थित है। तो वहां के जितने भी किनारे हैं, जैसे फिलीपींस हो गया, जापान हो गया, इनमें भूकंप आते ही रहते हैं हमेशा, ठीक है मेरे दोस्तों। अब आगे पढ़ते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, अब आगे पढ़ते हैं हम, भूकंप के कारण हो गए। अब देखिए मेरे दोस्तों, दूसरा कारण है भ्रंश या संपीड़न की क्रिया। इसमें क्या होता है, सॉरी मेरे दोस्तों, देखिए भ्रंश या संपीड़न की क्रिया, फॉल्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन। देखिए इसमें क्या होता है, मैंने जब पढ़ाया था भ्रंश या वलन या चटकन, ठीक है, और भ्रंश घाटी पढ़ाई थी मैंने, या फिर रैंप घाटी पढ़ाई थी, उसमें क्या बताया था कि अचानक से धस जाए, जमीन धस जाए, ठीक है, और प्लेटों के संचलन से भी भ्रंश बनते हैं, ठीक। तो उसमें क्या होता है, देखिए चटकन भ्रंशन या भ्रंश घाटी, ब्लॉक माउंटेन। देखिए मेरे दोस्तों, आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वाली क्लास देखिए, आप ज्वालामुखी वाली क्लास देखिए, भूकंप बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। देखिए चटकन, भ्रंशन, भ्रंश घाटी, ब्लॉक माउंटेन और रैंप घाटी, ठीक। भ्रंश घाटी को हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, देखिए रैंप घाटी हो या ब्लॉक माउंटेन हो। ब्लॉक माउंटेन में क्या बताया था मैंने कि मान लीजिए ये कोई सतह है, ठीक, इसके बाद ये नीचे इधर वाली सतह भी धस गई और इधर वाली सतह भी धस गई, तो बीच में जो उठा हुआ भाग है इसको ब्लॉक माउंटेन या ब्लॉक पर्वत बोलते हैं, ठीक। तो इसी तरीके से जो भ्रंश घाटी है मेरे दोस्तों, उसमें क्या होता है, उसमें ये सतह है मान लीजिए, तो ये बीच में से ये भाग नीचे धस जाए, तो इस तरीके से ये जो घाटी होगी ये भ्रंश घाटी होगी। जैसे हमारे यहाँ दामोदर नदी घाटी, जैसे ताप्ती नदी घाटी, ठीक है, जैसे हमारी गोदावरी नदी, सॉरी नर्मदा नदी घाटी। तो इस तरीके से 3 नदी घाटी भारत में भी है। तो ये सब भ्रंशन, ठीक, और भ्रंश घाटी, ब्लॉक माउंटेन, रैंप घाटी, इन सब की वजह से क्या होता है, भूकंप आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चट्टानें दरकती हैं। जब चट्टानें दरकेंगी, नीचे बैठेंगी, अचानक से बैठ जाएंगी चट्टानें, तो फिर क्या होगा, भूकंप आएंगे। सन 1960 में क्या हुआ मेरे दोस्तों, सैन फ्रांसिस्को में भूकंप में भ्रंश रेखा के ऊपर धरती में 800 किलोमीटर लंबी दरार पड़ गई मेरे दोस्तों। कितनी, 800 किलोमीटर लंबी दरार पड़ गई थी। कहां, सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, और ये कहां पर है, अमेरिका में, जिसे सैन एंड्रियाज भ्रंश कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, सैन एंड्रियाज भ्रंश कहते हैं। जब भूकंप आया तो भूकंप रेखा मतलब धरातल पर जहां पर वो भूकंप चला था मेरे दोस्तों, वहां पर क्या हुआ, 800 किलोमीटर लंबी दरार पड़ गई थी, जिसे सैन एंड्रियाज भ्रंश कहते हैं, ठीक। अगर हम दूसरी बात करें मेरे दोस्तों, समस्थितिकी समायोजन या भूसंतुलन, तीसरा कारण क्या हो सकता है। देखिए इसमें क्या होता है कि क्यों आते हैं भूकंप, तीसरा कारण है समस्थितिकी समायोजन या भूसंतुलन, आइसोस्टेटिक एडजस्टमेंट। इसमें क्या होता है मेरे दोस्तों, देखिए इस धरती पर अनेक क्रियाएं होती जाती है, कहीं बर्फ पिघलकर कहीं पानी भर जाएगा, कहीं से कहीं पहुंच जाएगा पानी, ठीक है, फिर उसके बाद कहीं से मिट्टी खिसक के कहीं पहुंच जाएगी, और इस तरीके से पृथ्वी पर क्या रहता है, असंतुलन की स्थिति बन जाती है। अब पृथ्वी क्या करेगी, मान लीजिए
अब साइंस इतनी आगे बढ़ गई है कि एक पहाड़ को काट काट कर, ठीक है, अपने विकास के लिए किसी पहाड़ को काट काट कर हम लोग क्या करते हैं, सड़कें बनाते हैं, कहीं से कहीं ले जाते हैं, ठीक, समुद्र में द्वीप बनाए जा रहे हैं, कहीं से कहीं मिट्टी जा रही है, कहीं से कहीं कोई मटेरियल जा रहा है। तो अच्छा, इससे क्या होता है मेरे दोस्तों, पृथ्वी की जो सतह है उस पर जो है भार का असंतुलन हो जाता है। जब असंतुलन हो जाता है मेरे दोस्तों, पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी उसको बैलेंस करने की कोशिश करती है। जब बैलेंस करने की कोशिश करती है मेरे दोस्तों, तब भूकंप आते हैं। तो पृथ्वी क्या करेगी, उसको बैलेंस करेगी, तो कहीं पे क्या होगी, वो अपनी जमीन जो अपना धरातल नीचे कर देगी, कहीं ऊपर कर देगी, इस तरीके से, और धरातल में कंपन होना शुरू हो जाता है और चट्टानें दरकनी शुरू हो जाती हैं, चट्टानें उठनी शुरू हो जाती हैं। तो इस तरीके की क्रिया में अपने आप भू संतुलन करना, भू मतलब पृथ्वी अपना संतुलन करने की कोशिश करती है, समायोजन करने की कोशिश करती है। तो इस तरीके से भूकंप आते हैं। अब तीसरी बात भी आप समझ गए होंगे, मैं जानता हूं, ठीक है। अब देखिए प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत, इसको और समझ लीजिए। तीसरा कारण क्या हो सकता है मेरे दोस्तों, चौथा कारण है, सॉरी तीसरे कारण नहीं है, चौथा कारण है, और ये पांचवा कारण है प्लेट विवर्तन की, ठीक। तो चौथा कारण है मेरे दोस्तों प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत। इसमें क्या होता है, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। इसमें क्या होता है, ये दी किसने दी, प्रोफेसर एच.एफ. रीड ने दी थी, प्रोफेसर एच.एफ. रीड ने दी थी। देखिए मेरे दोस्तों, होता क्या है कि जब पृथ्वी का भूपटल नीचे चट्टानों पर दबाव डालता है, या फिर पानी नीचे चला जाए धरती के अंदर, या फिर मेरे दोस्तों चट्टानें दरक दरक के नीचे पहुंच जाए, तो नीचे स्थित चट्टानें जो है हमारे भूगर्भ में, वो क्या करती हैं, दबाव महसूस करती हैं। और वो तब तक दबाव महसूस करती हैं अपनी आखिरी क्षमता तक, अपनी आखिरी क्षमता तक वो दबाव महसूस करती हैं। और दबाव की अंतिम सीमा को हम जहां तक वो महसूस कर सकती हैं उसको क्रांतिक सीमा कहते हैं, क्रिटिकल लिमिट कहते हैं, ठीक है। अब वो क्रांतिक सीमा के बाद क्या करेंगी मेरे दोस्तों, फिर वो जितना दबाव सह सकती थी, उसके बाद वो क्या हो जाएंगी, चटक जाएंगी, टूट जाएंगी। और जब टूट जाएंगी मेरे दोस्तों, तो जो स्थितिज ऊर्जा थी, पोटेंशियल एनर्जी थी, वो गति कर जाएगी, गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। और जब वो गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी तो फिर अंदर की चट्टानें कंपन करना शुरू कर देंगी, और वो उसका असर किस पे होगा, हमारे स्थलमंडल पर, और स्थलमंडल की चट्टानें भी कंपन करना शुरू कर देती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम कहते हैं प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत। और उसके बाद धीरे धीरे फिर से वो, क्योंकि हम जानते हैं टेम्परेचर बहुत है नीचे, और वहां पर तरल अवस्था में जो है जैसे ही टूटेंगी वो तरल अवस्था में पहुंच जाएंगी नीचे, और फिर क्या होगा, फिर से वो जुड़ जाएंगी, फिर से नई चट्टानें बन जाएंगी। इस तरीके की क्रिया होती रहती है, ठीक है। तो ये था प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत। अब आगे हम पढ़ते हैं दोस्तों, प्लेट विवर्तनिकी या प्लेट टेक्टोनिक की वजह से भी ऐसा होता है। क्योंकि आपने मेरे दोस्तों अभी मैंने क्लास ली थी प्लेट विवर्तनिकी, अगर वो देखी होगी तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे इसको। देखिए रचनात्मक किनारे, रचनात्मक किनारों में क्या होता है, मैंने बताया था, जब मेरे दोस्तों अपसारी गति होती है, अपसारी गति में प्लेटें एक दूसरे से, मान लीजिए अपसारी गति है, दो प्लेटें हैं, ठीक है, और जब ये एक दूसरे से दूर जाएंगी तो मेरे दोस्तों क्या होगा, इनके बीच में जो है गैप आ जाएगा। जब गैप आ जाएगा तो यहाँ से लावा, ठीक है, मैग्मा निकलकर बाहर ऊपर आने की कोशिश करेगा लावा, और फिर जो है इसके बीच के स्थान को भर देगा, ठीक। इसी को रचनात्मक किनारे कहते हैं। तो फिर क्या हो जाता है, यहाँ पर भी भूकंप आते हैं, क्योंकि ये गति कर रही है प्लेटें, और गति कर रही है तो यहाँ पर मेरे दोस्तों कम गहराई में भूकंप आते हैं। यहाँ पर कैसे आते हैं, कम गहराई में भूकंप आते हैं, ठीक है। और ये ज्यादा विनाशकारी नहीं होते हैं, लेकिन कुछ कुछ जगह पर ज्यादा विनाशकारी भी आते हैं, ठीक। तो ये इनका जो है मेरे दोस्तों क्या होता है, भूकंप केंद्र जो होता है कम गहराई पर होता है। अब एक होता है विनाशात्मक किनारे, ठीक। इसमें मैंने बताया था मेरे दोस्तों, अगर आपको पता हो, देखिए इसमें क्या था, दो प्लेटें थी, और हल्की वाली प्लेट जो है मेरे दोस्तों ऊपर उठ गई थी, ठीक। इसको हम अभिसारी गति बोलते हैं, ठीक। और इसमें एक प्लेट जो है जो भारी वाली थी नीचे चली गई थी मेरे दोस्तों, और इसका विनाश हो गया था। और जब विनाश हो गया, अनेक गैसों का निर्माण होगा, भाप का निर्माण होगा, जलवाष्प का निर्माण होगा, और फिर वो जो है इस प्लेट पर टक्कर मारेगा ऊपर मेरे दोस्तों, ठीक है, गैसें बनेंगी, और यहाँ पर क्या होगा, भूकंप आएगा, ठीक। इसको बेनियाफ जोन बोलते हैं, बेनियाफ जोन बोलते हैं मेरे दोस्तों। और ये जो है बहुत ही खतरनाक स्टेज होती है, यहाँ पर बहुत ही खतरनाक जो है माहौल बना रहता है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा भूगर्भीय हलचल होती रहती है। और फिर क्या होता है, यहाँ पर भूकंप जो आता है मेरे दोस्तों अधिक गहराई में आता है, ठीक। अगर हम बात करें, हिमालय पर्वत जो है इसी प्रकार की प्लेट पर स्थित है, ठीक है। हिमालय पर्वत का निर्माण इसी प्रकार से हुआ है। अब देखिए हम करते हैं बात संरक्षी सीमा, ठीक है। रूपांतरण भ्रंश के कारण हल्के तथा कम गहराई में भूकंप आते हैं। देखिए रूपांतरण भ्रंश में क्या होता है,
रूपांतरण भ्रंश क्या होता है, मैंने पहले भी बताया है कि दो समांतर प्लेटें हैं, ठीक है, दो समांतर प्लेटें हैं मेरे दोस्तों, और जब भी गति करेंगी तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पे भ्रंश बनेंगे छोटे छोटे, और जब भ्रंश बनेंगे तो इनको हम बोलेंगे रूपांतरण भ्रंश, ठीक। और यहाँ पर भी भूकंप आते हैं लेकिन कम तीव्रता के, अधिकतर भूकंप कम तीव्रता के आते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है, लेकिन कभी कभी ज्यादा तीव्रता के भूकंप आते हैं, और इसका जो भूकंप केंद्र होता है मेरे दोस्तों कम गहराई पर होता है, ठीक। अब देखिए अन्य कारण जान लेते हैं, भूकंप के अन्य कारण क्या होते हैं जिनकी वजह से भूकंप आता है। आइए दोस्तों मेरे दोस्तों अब पढ़ लेते हैं भूकंप के अन्य कारण कौन कौन से हैं, और ठीक है, जैसे मान लीजिए दोस्तों पहला कारण है नदी पर बांध। अगर मेरे दोस्तों नदी पर ज्यादा बड़ा बांध बन जाए, अगर नदी पर ज्यादा बड़ा बांध बन जाए तो वो क्या होता है, भूकंप का कारण होता है। जैसे आपने सुना होगा जब टिहरी बांध बना था तो भूगोल बेता बोल रहे थे कि ये जो है ज्यादा खतरनाक है, यहाँ पर पानी ज्यादा इकट्ठा होगा तो फिर भूकंप आने की ज्यादा चांसेस रहते हैं। अमेरिका वगैरह में भूकंप आ चुके हैं बांध बनने की वजह से। जैसे मेरे दोस्तों चीन का थ्री गॉर्जेस डैम है, तो मेरे दोस्तों उसमें भी जो है भूकंप आने की ज्यादा क्षमता है, क्योंकि वहां पर बहुत सारा पानी इकट्ठा कर दिया है एक ही जगह। और जब पानी एक ही जगह इकट्ठा होगा तो मेरे दोस्तों, तो आप जानते हैं कि जो पृथ्वी की भूपटल वाली प्लेट है उस पर दबाव जरूर बनेगा, और जब दबाव बनेगा तो मेरे दोस्तों नीचे से प्रेशर बनेगा, प्रेशर बनेगा तो भूकंप आएंगे। अब देखिए मेरे दोस्तों दूसरा कारण समुद्री जल जब समुद्री तल के दरारों से भूगर्भ में प्रवेश कर जाए। देखिए ऐसा होता है, क्योंकि ये देखिए मैलेट विद्वान ने कहा था, और ज्यादातर भूगर्भ शास्त्री इस बात को सत्य भी कहते हैं। देखिए होता क्या है मेरे दोस्तों, जब जैसे समुद्र है, ठीक, समुद्र है तो उसमें क्या होता है, नीचे जो समुद्र तल है उसमें दरारें होती हैं। मान लीजिए समुद्र तल है, ठीक, इसमें क्या होंगी मेरे दोस्तों, दरारें होंगी, और जब दरारें होंगी तो इनसे पानी नीचे जाएगा भूगर्भ में, और आप जानते हैं भूगर्भ बहुत गर्म है, और भूगर्भ में जैसे ही पानी जाएगा वहां भाप बनेगा, और भाप बनेगा तो मेरे दोस्तों वो भाप जो है पानी की वो क्या करेगी, ऊपर प्रेशर डालेगी, किस पर, इस स्थल मंडल पर या प्लेटों पर, और जब प्लेटों पर प्रेशर डालेगी तो प्लेटें हिलेंगी और फिर क्या आएंगे, भूकंप आएंगे। समुद्र तटीय भाग में शिलाखंडों का टूटना। मेरे दोस्तों ऐसा होता है कि जो समुद्री तटीय भाग है वहां पर, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ जो हमारा मेरे दोस्तों पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट पर क्या है, एक पर्वत है, उसको हम बोलते हैं पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाट के शिलाखंड बड़े बड़े टूट कर अगर कहाँ गिर जाए मेरे दोस्तों, समुद्र में गिर जाए तो अचानक से जब वो गिरेंगे तो क्या होगा, एक भूकंप की स्थिति बन जाएगी। अब देखिए मेरे दोस्तों गुफाओं का धंसना, ठीक, पहाड़ी क्षेत्र में भूस्खलन, पहाड़ अचानक खिसक जाए उसी को भूस्खलन कहते हैं, ठीक है। हिमस्खलन, मान लीजिए बहुत बड़ा ग्लेशियर है, उसकी बर्फ जो है अचानक से टूट के नीचे गिर जाए, ठीक। मृदा स्थानांतरण, एक जगह की मृदा इकट्ठा होकर कहीं और चली जाए और ठीक है वहां पर प्रेशर बना दे, तो इस तरीके से भूकंप आते हैं। अगर चौथी बात करें मेरे दोस्तों, मानव जनित क्रियाएं क्या क्या है, मानव भी तो बहुत सारी क्रियाएं करता है। देखिए जैसे खनन, आपने सुना होगा खनन होता है तो मेरे दोस्तों एक जगह की मिट्टी निकालकर या फिर एक जगह का पदार्थ निकालकर दूसरी जगह ले जाया जाता है। जैसे कोयले की खानें हैं मेरे दोस्तों, सोने की खानें हैं मेरे दोस्तों, जैसे और चांदी की खानें हैं मेरे दोस्तों, चाहे ग्रेनाइट की हो चाहे संगमरमर की खाने हो, ये सब जो हैं क्या करते हैं, भूकंप लाने का कारण है, क्योंकि एक जगह से हटा के मटेरियल दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। अगर सुरंग की बात करें, सुरंग बनती हो बड़ी, तब भी भूकंप आने की ज्यादा संभावना रहती है। विस्फोट हो जाए अचानक, या हम विस्फोट कर दें, जैसे बड़े बड़े बम्बों का विस्फोट होता है तो मेरे दोस्तों क्या आते हैं, भूकंप। आपने सुना होगा जब कहीं बम फटता है तो कहते हैं कि दीवारें हिल गई, दीवारों में चटकन आ गई, या फिर आपने सुना होगा कि जो खिड़कियां थी उनके शीशे टूट गए, इतनी जोर से भूकंप आया, ठीक। रेल इंजन में भारी वाहन, आपने देखा होगा आपके जिनके किनारे, सड़क के किनारे घर हैं, वहां पर अगर भारी वाहन गुजरता है तो उनका घर कांपने लगता है, धरती कांप जाती है, ठीक। वो भी एक तरीके से ये नॉर्मली भूकंप है, स्थानीय रूप में आते हैं, स्थानीय स्तर पर आते हैं मेरे दोस्तों, ज्यादा भारी भूकंप नहीं होते हैं, ज्यादा बड़े भूकंप नहीं होते हैं। और विशाल कारखानों की मशीनें, जहां पर बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं आसपास कारखानों में, तो उनके घरों में क्या है, कंपन होते रहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें प्लेट विवर्तन के अनुसार भूकंप के प्रकार, प्लेट विवर्तनी की जो सिद्धांत है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, उसमें देखिए भूकंप के कितने प्रकार बताएं, 4 प्रकार बताएं। पहला प्रकार है छिछले केंद्र, 0 से 35 किलोमीटर तक की गहराई वाले छिछले केंद्र वाले क्या होते हैं, भूकंप होते हैं, ठीक। मध्यम केंद्र वाले जो 35 से 75 किलोमीटर या 35 से 100 किलोमीटर की गहराई तक इनके भूकंप केंद्र होते हैं मेरे दोस्तों। गहन केंद्र वाले
ठीक है। गहन केंद्र वाले जो 100 से 350 किलोमीटर, 100 से 350 किलोमीटर तक इनकी गहराई होती है भूकंप केंद्र की, ठीक है, जहां से भूकंप उत्पन्न होते हैं। और एक होते हैं मेरे दोस्तों पातालीय केंद्र वाले, जो 350 से 700 किलोमीटर गहराई तक इनका भूकंप केंद्र होता है, ठीक। छिछले केंद्र वाले, मध्यम केंद्र वाले, गहन केंद्र वाले, पातालीय केंद्र वाले। अब मेरे दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं भूकंपीय तरंगे। अब भूकंपीय तरंगों को जान लेते हैं, भूकंपीय तरंगे क्या होती हैं, कैसे व्यवहार करती हैं, आइए इनको जान लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे दोस्तों। दोस्तों अब पढ़ लेते हैं भूकंपीय तरंगे कैसी होती हैं, ठीक है, कितने प्रकार की होती हैं। भूकंपीय तरंगों को हम पढ़ते हैं, यानी कि अर्थक्वेक वेव्स को पढ़ लेते हैं। देखिए मेरे दोस्तों देखिए अगर हम बात करें भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती है। पहली है प्राथमिक अथवा लंबवत तरंगे, प्राइमरी और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ठीक। अगर दूसरे की बात करें मेरे दोस्तों तो दूसरी तरंगे हैं अनुप्रस्थ तथा गौड़ तरंगे, जिसे कहते हैं हम सेकेंडरी और ट्रांसवर्स वेव्स, सेकेंडरी और ट्रांसवर्स वेव्स। अगर हम तीसरी बात करें मेरे दोस्तों तो तीसरे प्रकार की तरंगे होती है भूकंप वाली धरातलीय तरंगे, इनको कहते हैं मेरे दोस्तों सरफेस या और का मतलब या लॉन्ग पीरियड वेव्स, जो लंबी दूरी मतलब लंबे समय वाली वेव्स होती हैं, तरंगे होती हैं, ठीक। अगर हम तीनों की बात करें मेरे दोस्तों तो इनको पी तरंगे कहते हैं, प्राथमिक अथवा लंबवत तरंगों को क्या कहते हैं, पी तरंगे कहते हैं, पी, ठीक। और ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। देखिए मेरे दोस्तों मैं समझा दूं, अनुदैर्ध्य तरंगे जैसे आपने कभी रस्सी, एक खूंटी में रस्सी एक तरफ बांध दीजिए, दूसरे तरफ अपने हाथ में ले लीजिए, दूसरा सिरा, एक सिरा खूंटी में बांध दीजिए, एक सिरा अपने हाथ में ले लीजिए, फिर उसके बाद इस तरीके से जब आप झटका देंगे तो इस तरीके से मूव करेगी रस्सी, ठीक, ऊपर नीचे, और इस तरीके से ये वाली जो तरंग होती है मेरे दोस्तों, ये वाली तरंग होती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, जिसको हम कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। तो ये पहली वाली जो तरंग है प्राइमरी तरंग या प्राथमिक तरंग, पी तरंग, वो कैसी है, लंबवत तरंग है, ठीक है। जैसे ध्वनि चलती है वैसे ये चलती है, ये वाली तरंग है, ठीक। और ये सर्वाधिक तेज चलती है मेरे दोस्तों, सर्वाधिक गति वाली तरंगे हैं। ठोस तथा तरल माध्यम में ये चल सकती है मेरे दोस्तों। ये तीनों ही तरंगें अगर बात की जाए मेरे दोस्तों तो ये गैसीय माध्यम में नहीं चलती हैं, लेकिन ये चलती किस किस में है, देखिए ठोस और द्रव में चलती है, ठीक। अगर हम पहली वाली तरंग बात करें तो ये किस में चलती है, ठोस और द्रव दोनों में चलती है, ठीक है। और तरल में गति कम होती है इसकी, तरल में गति क्या होती है, कम होती है। और मेरे दोस्तों एस तरंगों के सापेक्ष इनकी 66% अधिक गति होती है, यानी 66% जो है बहुत तेज चलती हैं, किससे, ये एस तरंगों से, यानी सेकेंडरी तरंगों से, द्वितीयक तरंगों से अथवा अनुप्रस्थ तथा गौड़ तरंगों से। तो अगर हम प्राइमरी या प्राथमिक तरंगों की बात करें, पी तरंगों की बात, तो मेरे दोस्तों कैसी होती हैं, ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, ठीक। अगर बात करें ठोस और द्रव दोनों में चलती हैं मेरे दोस्तों। अगर बात करें ये ध्वनि तरंगों की भांति चलती हैं, ठीक, अनुदैर्ध्य चलती हैं, और इनकी गति जो होती है मेरे दोस्तों सर्वाधिक होती है। और एस तरंगों के सापेक्ष ये कितनी होती हैं, 66.5% तेज चलती हैं, ठीक, मतलब 66% अधिक चलती हैं, तेज चलती है मेरे दोस्तों। सॉरी मैं 66.5 बोल गया। आगे देखिए अनुप्रस्थ तथा गौड़ तरंगे, इनको कहते हैं सेकेंडरी और ट्रांसवर्स वेव्स। अब देखिए मेरे दोस्तों इन तरंगों की बात करें, इन्हें एस तरंगे बोलते हैं। ये प्रकाश तरंगों के जैसे व्यवहार करती हैं। अब मेरे दोस्तों अनुप्रस्थ तरंगों की बात करें तो आपने कभी स्प्रिंग, मेरे दोस्तों अगर स्प्रिंग देखा होगा, देखिए ये स्प्रिंग है, अगर हम इस स्प्रिंग को खींच दें, कभी स्प्रिंग लेना और उसको खींच के एकदम तुरंत छोड़ देना, तो आप देखेंगे वो इस तरीके से मूव करता है, आगे पीछे मूव करता है। तो ये वाली जो तरंगे होती हैं इनको हम अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। प्रकाश भी इसी प्रकार से चलता है, ठीक। और ये केवल ठोस में चलती है मेरे दोस्तों, केवल किस में चलती हैं, ठोस में। तरल में क्या हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं। और ये देखा गया है मेरे दोस्तों कि जो है ये एक समय के बाद, जैसे 105 से 145 अंश, यानी कि 105 अंश के बाद ये जो है इनको हम अंकित नहीं कर पाते। तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे दोस्तों, अधिकेंद्र से जब तरंग ये चलती है 105 अंश तक तो ये दिखाई देती है, फिर उसके बाद मेरे दोस्तों ये दिखाई नहीं देती। जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया है, ये यहाँ से जब चलती है अनुप्रस्थ तरंग तो फिर यहाँ के बाद 105 अंश तक तो ये अंकित होती है सिस्मोग्राफ पर, उसके बाद अंकित नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं हमारी पृथ्वी के अंदर जो कोर है वो कैसी है, तरल अवस्था में, इसलिए ये तरंग हमको अंकित नहीं होती। और मेरे दोस्तों अगर हम पी तरंग की बात करें तो वो पी तरंग या प्राइमरी तरंग जो है वो अंकित तो होती है, लेकिन 145 अंश के बाद अंकित होती है। जब 145 अंश के बाद अंकित होती है तो लेकिन उसकी स्पीड हमको कैसी नजर आती है, कम नजर आती है। और वही बात यहाँ लिखी है
ये तरल माध्यम में गति क्या होती है, कम होती है। अब आप समझ गए होंगे 105 अंश से 145 अंश के बीच मेरे दोस्तों कोई भी तरंग हम अंकित नहीं कर पाते। तो इस वाले एरिया को ना तो पी तरंग अंकित कर पाते, ना ही एस तरंगे अंकित कर पाते। तो इस वाले भाग को हम कहते हैं भूकंप छाया क्षेत्र। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, भूकंप छाया क्षेत्र। 105 से 145 अंश का ऐसा स्थान है जहां पर ना तो हम पी तरंगों को अंकित कर पाते हैं, ना ही एस तरंगों को अंकित कर पाते हैं। तो इस वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, हम भूकंप छाया क्षेत्र कहते हैं। अगर बात करें मेरे दोस्तों, ये एल तरंगे तो ये केवल धरातल पर चलती हैं, यहाँ दिखाई है मैंने ऊपर, ठीक। लाल रंग से हमने एस तरंगे दिखाई हैं और नीले रंग से हमने पी तरंगे दिखाई हैं, ठीक। तो यहाँ पर 145 अंश के बाद दर्ज तो होती हैं पी तरंगे, लेकिन उनकी स्पीड क्या होती है, कम होती है। अगर तो हमने ये भी पढ़ ली मेरे दोस्तों, अनुप्रस्थ तथा गौड़ तरंगे या फिर एस तरंगे बोलते हैं। अगर हम बात करें मेरे दोस्तों धरातलीय तरंगे या सरफेस और लॉन्ग पीरियड वेव्स, ये लंबे समय तक चलती हैं, ठीक है। और ये बहुत ही खतरनाक होती है मेरे दोस्तों, ये केवल ठोस में चलती हैं। और जब ठोस में चलती है मेरे दोस्तों तो धरातल पर चलती हैं और ये बहुत बड़ा विनाश लेकर चलती हैं अपने साथ, ठीक है। और ये विनाश करती हुई चलती हैं। एल तरंगें ऊपरी भाग को प्रभावित करती हैं, धरातल को प्रभावित करती हैं, ठीक। सबसे लंबा मार्ग ये तय करती हैं, ये ज्यादा लंबा मार्ग तय नहीं करती हैं, ज्यादा लंबा मार्ग कौन तय करती हैं, एल तरंगें, ठीक। लॉन्ग पीरियड वेव्स होती हैं, अत्यधिक प्रभावशाली, गति अत्यंत धीमी होती है, ठीक। और सबसे बाद में ये धरातल पर प्रकट होती हैं और सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं। अब आप समझ गए होंगे कि एल तरंगे कैसी होती हैं, सबसे बाद में प्रकट होंगी धरातल पर। ये दोनों सबसे पहले कौन सी अंकित होगी, आप समझ ही गए होंगे। सबसे पहले पी तरंग अंकित होगी क्योंकि उसकी गति सबसे ज्यादा है। अगर हम बात करें तो 105 से 145 अंश के बीच मेरे दोस्तों कौन सी तरंग अंकित होगी, कोई तरंग अंकित नहीं होगी। अधिकेंद्र से 105 से 145 अंश पर देखिए ये अधिकेंद्र यहाँ पर सबसे पहले महसूस हुई। अगर इसकी बात करें हम मेरे दोस्तों, भूकंप केंद्र कहीं यहाँ होगा बीच में धरातल के नीचे, ठीक है। तो फिर जब वहां से जब चली तो 105 से 145 अंश के बीच कोई भी तरंग अंकित नहीं होगी, ठीक। अगर हम बात करें मेरे दोस्तों सबसे बाद में कौन सी, तो एल तरंगे सबसे ज्यादा विनाशकारी, एल तरंगे। सबसे धीमी कौन सी, एल तरंगे, ठीक। और सबसे लंबा मार्ग कौन तय करेंगी, एल तरंगे, ठीक। अब हम बात करें भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ, जिसकी मदद से हम जो भूकंप को नापते हैं, ठीक है। वो एक प्रकार का मीटर है, उसमें 3 प्रकार के स्केल हैं। इनको जान लेते हैं। 3 प्रकार के स्केल कौन से हैं, राशि फोरेल स्केल। देखिए पूछा जा सकता है राशि फोरेल स्केल किस यंत्र में पाया जाता है, तो सिस्मोग्राफ में पाया जाता है। मर्केली स्केल किस में पाया जाता है, सिस्मोग्राफ में पाया जाता है। रिक्टर स्केल किस में पाया जाता है, सिस्मोग्राफ में पाया जाता है। अगर हम राशि फोरेल स्केल की बात करें मेरे दोस्तों, तो इसके मापक जो 1 से 11 रखे गए थे, ठीक। इसका यूज अब बहुत कम होता है। मर्केली स्केल में ये अनुभव पे आधारित पैमाना था और इसमें कितने मापक थे, 12 मापक थे। कितने थे, 12 मापक। इसका प्रयोग भी बहुत कम होता है। अब सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, ये कह लीजिए इसी का प्रयोग हो रहा है, रिक्टर स्केल, ठीक। अगर रिक्टर स्केल की बात करें तो ये गणितीय मापक है मेरे दोस्तों, मैथमेटिकली इससे नापा जाता है और तीव्रता इसमें रखिए 0 से 10, ठीक। अगर हम बात करें इसमें पैमाने में इकाइयां क्या हैं, 0 से 10। अगर बात करें मेरे दोस्तों, एक अगली इकाई पिछली इकाई से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली होती है। अगर आप समझ गए होंगे, अगर मैं रिक्टर स्केल की बात करें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, वैसे तो 10 होते हैं, तो मैं बता दूं। अगर हम बात करें 0 तो 1 अगर हम बात करें 1 रिक्टर स्केल पर, अगर 1 तीव्रता का क्या है भूकंप, तो 0 से 10 गुना क्या होगा मेरे दोस्तों, तीव्र होगा। 2 रिक्टर स्केल पर 2 अगर उसकी तीव्रता है तो मेरे दोस्तों 1 से क्या होगा, कितना, 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा। 0 से कितना ज्यादा शक्तिशाली होगा, 20 गुना, ठीक। अगर 3 की बात करें तो कितना ज्यादा शक्तिशाली होगा, 2 से 10 गुना शक्तिशाली, 2 रिक्टर स्केल से 10 गुना शक्तिशाली। और अब अगर मेरे दोस्तों बात करूं तो 0 से कितना, 30 गुना शक्तिशाली। अगर मेरे दोस्तों 4, अगर रिक्टर स्केल पर 4 है तो कितना ज्यादा शक्तिशाली, 3 से 10 गुना शक्तिशाली। और 0 से कितना हो गया, 40 गुना शक्तिशाली हो गया कि नहीं हो गया, ठीक। तो आइए मेरे दोस्तों अब हम पढ़ लेते हैं भूकंप का भौगोलिक वितरण, ठीक है। भौगोलिक वितरण पढ़ लेते हैं भूकंप का, ठीक है मेरे दोस्तों। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक, ठीक, इसको हम पढ़ लेते हैं। तो भूकंप का भौगोलिक वितरण पढ़ लेते हैं।
ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक मतलब किस किस तरीके से भूकंप का वितरण है पूरी पृथ्वी पर, किस तरीके से भूकंप देखे जाते हैं। आइए समझ लेते हैं। अगर हम बात करें मेरे दोस्तों, इसको 3 पेटियों में बांटा गया है। देखिए जैसे मैंने अभी एक पीछे आपको पढ़ाया था, जब मैंने आपको ज्वालामुखी पढ़ाए थे उसमें भी पेटियां पढ़ाई थी, लगभग वही पेटियां हैं। समझ लीजिए प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी, ठीक, प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी या सरकम पैसिफिक बेल्ट, केवल अभी इसी प्रकार से समझ लीजिए, फिर मैं आपको ग्लोब के जरिए समझाता हूं। देखिए सबसे अधिक भूकंप अगर बात करें तो कहां आ जाते हैं, इसी में आ जाते हैं। सबसे ज्यादा इस धरती के सबसे ज्यादा भूकंप कहां है, प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी में 63% भूकंप, ठीक है, 63%, 63% भूकंप केवल इसी पेटी में आते हैं, यानी सबसे ज्यादा यहीं आते हैं। चिली, देखिए चिली से शुरू होता है, कैलिफोर्निया तक जाएगा, ठीक, कैलिफोर्निया, अलास्का, ये सारी चीजें इसी में आ रही हैं। यानी ये समझ लीजिए प्रशांत महासागर का तटीय भाग है, पूरा तट ले लीजिए आप। चिली से शुरू करिए, दक्षिण अमेरिका से, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, प्लेटो का देखिए न्यूजीलैंड तक, ठीक, ये सब पूरी पेटी इस तरीके से बनी हुई है। और प्लेटों का यहाँ पर क्या हो रहा है, अभिसरण हो रहा है, ठीक, अभिसरण मतलब ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ रही हैं, ठीक, और भूपर्पटी में भ्रंशन हो रहा है। और ज्वालामुखी क्रियाएं यहाँ पर आप जानते ही हैं, क्योंकि रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं इसी को, ठीक, तो यहाँ पर ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं तो भूकंप तो लाजमी है, आएंगे ही, और सबसे ज्यादा और कम समय पर, कम समय पर यहाँ पर भूकंप आते रहते हैं। देखिए अगर मैं आप दोस्तों ग्लोब के माध्यम से समझाऊं, आपको ग्लोब दिख रहा होगा। देखिए मेरे दोस्तों ये प्रशांत महासागर है, ठीक, अगर मैं बात करूं देखिए ध्यान से, ये पूरा प्रशांत महासागर है। देखिए यहां पर ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के बराबर में यहां पर मेरे दोस्तों न्यूजीलैंड है। अब यहां से देखिए शुरुआत कहां से करेंगे, यहां से करेंगे मेरे दोस्तों। देखिए ये है चिली, ठीक, चिली देश दक्षिण अमेरिका का, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का, यहां से शुरुआत करिए, यहां से चलिए मेरे दोस्तों। देखिए अलास्का आ गया, कैलिफोर्निया आ गया अमेरिका का, यहां पर देखिए ये अमेरिका का, यहां पर कैलिफोर्निया आ गया, ये मेरे दोस्तों अलास्का है, देखिए यहां पर रूस के बराबर में, ठीक है। और फिर मेरे दोस्तों यहां पर देखिए इधर आओगे तो ये जापान आ गया, जैसे ही इधर आओगे घूम के देखिए तट किसका चल रहा है, ये तट चल रहा है प्रशांत महासागर का, ये पूरा प्रशांत महासागर है, यहां से शुरुआत हुई है, इस तरीके से चले आ रहे हैं हम। अलास्का, अलास्का से रूस, रूस से देखिए जापान, जापान से मेरे दोस्तों फिलीपींस, ठीक, पूर्वी चीन सागर, और इस तरीके से यहाँ पर इंडोनेशिया, इंडोनेशिया से नीचे चले आए हम दोस्तों, और यहाँ पे आगे देखिए ये बेल्ट आ गई न्यूजीलैंड तक। आप समझ रहे होंगे, देखिए यहाँ न्यूजीलैंड है, ध्यान से देखिए, आप ग्लोब में देख लीजिए या फिर देख लीजिए मैप में, ठीक, लेकिन मैंने यहाँ ग्लोब से समझा दिया इस पूरी पेटी को, ठीक। अब हम बात करते हैं मेरे दोस्तों मध्य महाद्वीपीय पेटी या मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट मेरे दोस्तों मध्य महाद्वीपीय पेटी क्या है, देखिए ये 21% भूकंप आते हैं यहाँ पर, ठीक, सबसे ज्यादा क्या कहाँ आएंगे, प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी में 21%, दूसरे नंबर पर कहाँ आएंगे, मध्य महाद्वीपीय पेटी में, ठीक। यहाँ पर प्लेटों का क्या हो रहा है, अभिसरण क्षेत्र है, वही बात की एक दूसरे पर प्लेटें चढ़ने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है। केप बर्डे से शुरू होकर देखिए अब केप बर्डे कहाँ है, यह भी मैप में समझा दूंगा, आप समझिए अफ्रीका के पश्चिमी तट, अफ्रीका के जो अफ्रीका महाद्वीप है, उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप है, उसके पश्चिमी तट पर आप केप बर्डे द्वीप समूह देख लेंगे, ठीक। शुरू होकर अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर में चला जाएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, फिर भूमध्य सागर भी इसी में आता है, पार करके आल्प्स पर्वत, देखिए आल्प्स पर्वत की बात करें तो इटली है, फ्रांस है, जर्मनी में है, ठीक है, कुछ हिस्सा जर्मनी में, सॉरी इटली, फ्रांस और मेरे दोस्तों स्विट्जरलैंड में इसका हिस्सा आता है। और काकेकस पर्वत मेरे दोस्तों रूस में आता है, ठीक, रूस में, और काला सागर के तट पर काला सागर के बराबर में काकेकस पर्वत है, ठीक। हिमालय, फिर काकेकस पर्वत से होकर हिमालय जैसी नवीन पर्वत श्रेणियों से होती हुई ये पेटी कहाँ चली जाती है, दक्षिण की ओर मुड़कर, ठीक, दक्षिण की ओर मुड़कर प्रशांत महासागरीय पेटी में मिल जाती है, ठीक। अब मैं देखिए इसको ग्लोब के माध्यम से आपको समझा देता हूं। देखिए ये अफ्रीका महाद्वीप आपको दिख रहा होगा, ये है अफ्रीका महाद्वीप, ठीक। अगर मैं बात करूं अफ्रीका महाद्वीप का पश्चिमी तट, यहां पर क्या है, देखिए मेरे दोस्तों केप बर्डे है, क्या है, केप बर्डे, आप देखेंगे तो केप बर्डे द्वीप समूह लिख रहा है यहाँ पर, और यहां से शुरू होकर देखिए ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में गई, ठीक, ये वाली पेटी उत्तरी अटलांटिक महासागर। फिर ये देखिए अगर यहाँ बात करूं, ये दिख रहा होगा आपको भूमध्य सागर,
यहाँ भूमध्य सागर में गई। फिर उसके बाद मेरे दोस्तों ऊपर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर मैप में देखेंगे इटली है, फ्रांस है और स्विट्जरलैंड है, ठीक। फिर यहाँ गई और यहाँ से जाने के बाद मेरे दोस्तों यहाँ अगर आप बात करेंगे काला सागर के बराबर में रूस है, रूस के बराबर में, ठीक। और रूस में क्या है, काकेकस पर्वत है। और फिर यहाँ से शुरू होकर मेरे दोस्तों फिर ये सीधी चली गई है और यहाँ पर आ गई हिमालय, ये भारत आ गया मेरे दोस्तों, इंडिया हमारा प्यारा भारत। यहाँ पर जो है हिमालय पर्वत से होती हुई, अब देखिए ये कुछ हिस्सा म्यांमार में भी आएगा, थाईलैंड में भी आएगा और फिर सीधे यहाँ पर जाके प्रशांत महासागरीय पेटी में मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर हमने प्रशांत महासागरीय पेटी पढ़ी थी फिलीपींस के बराबर में, ठीक है। इंडोनेशिया और न्यूजीलैंड तक गई थी प्रशांत महासागरीय पेटी, तो उसमें जाकर मिल जाती है, ठीक है। अब मेरे दोस्तों अगर बात करते हैं हम मध्य अटलांटिक पेटी, अगर हम बात करें मेरे दोस्तों मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, देखिए मेरे दोस्तों मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में क्या है, ये अटलांटिक महासागर में है, ठीक। उत्तरी और दक्षिणी अटलांटिक महासागर के बीचों बीच में गुजरती है ये आइसलैंड से शुरू होती है। देखिए मेरे दोस्तों आइसलैंड क्या है, एक द्वीप है और ये कहाँ पर है, देखिए मेरे दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ये आइसलैंड मेरे दोस्तों स्वीडन और नॉर्वे के बराबर में है, ठीक है, आइसलैंड। और देखिए मेरे दोस्तों जो ग्रीनलैंड है उसके बराबर में, ठीक। अगर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर जैसे देखिए उत्तरी, देखिए ये है उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये है मेरे दोस्तों दक्षिणी अटलांटिक महासागर। अगर हम ऊपर बात करें तो ये देखिए ये है मेरे दोस्तों, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको ग्रीनलैंड, ठीक। ये ग्रीनलैंड के बराबर में यहाँ पर आइसलैंड। अब ये बीचों बीच से होकर गुजरती है ये वाली बेल्ट। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों कहाँ से होकर गुजरती है, बीचों बीच से, इस तरीके से ऐसे ऐसे और ऐसे, और लास्ट में यहाँ पर आपको अफ्रीका के बराबर में नीचे एक द्वीप दिख रहा होगा, ठीक है, बोवेट द्वीप तक जाती है अफ्रीका महाद्वीप के नीचे, ठीक। अब ये जो बेल्ट है कहाँ से शुरू हुई, आइसलैंड से शुरू हुई बीचों बीच से और जा रही है, ठीक, बीचों बीच से होती हुई कहाँ चली गई, बोवेट द्वीप। नीचे देखिए अफ्रीका महाद्वीप के नीचे बोवेट द्वीप आपको नजर आएगा। मेरे दोस्तों आप किसकी मदद से देख सकते हैं इसको, वर्ल्ड मैप की मदद से देखें या ग्लोब पर देखें तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। बोवेट द्वीप तक विस्तृत है और सर्वाधिक भूकंप भूमध्य रेखा मेरे दोस्तों, कौन सी, भूमध्य रेखा। देखिए अगर सर्वाधिक भूकंप की बात करें, ये आपको इक्वेटर दिखाई दे रही है रेड कलर की मोटी सी, देखिए दिखाई दे रही है इक्वेटर मोटी सी, तो यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में आसपास जो है सर्वाधिक भूकंप इस वाली बेल्ट में नजर आते हैं। देखिए यहाँ पर कम तीव्रता के भूकंप नजर आते हैं, यहाँ पर प्लेटों का अपसरण होता है, अपसारी गति हो रही है। मतलब ये वाली जो प्लेट आप देख रहे हैं, मैंने जब प्लेटें समझाई थी मेरे दोस्तों तो मैंने बताया था उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, ठीक, यहाँ पर अफ्रीकन प्लेट, ये दोनों जो है देखिए जो दक्षिणी अमेरिका वो भी इधर को खिसक रहा है पश्चिम की ओर, उत्तरी अमेरिका वो भी इधर को पश्चिम की ओर खिसक रहा है, लेकिन अफ्रीका महाद्वीप जो है, अफ्रीकी प्लेट जो है वो इधर को खिसक रही है और जो है यूरेशियन प्लेट भी इधर को खिसक रही है। तो ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं प्लेटें। जब दूर जा रही हैं तो मेरे दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अपसरण की गति हो रही है, यहाँ पर निर्माणकारी गति हो रही है, ठीक। और जब निर्माणकारी गति होती है तो आप जानते हैं भ्रंशों का निर्माण होता है, ठीक, और रूपांतरित भ्रंशों का निर्माण होता है मेरे दोस्तों, प्लेटों का अपसरण होता है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, भूकंप आ रहे हैं लेकिन कम तीव्रता के आ रहे हैं, क्योंकि अपसरण में मेरे दोस्तों कम तीव्रता के ही भूकंप आते हैं और उनका जो भूकंप केंद्र होता है वो कम गहराई पर होता है। चलिए मेरे दोस्तों मैं क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ। देखिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू, धन्यवाद, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूं। आप लोग मुझ पर विश्वास करिए, मैं आप लोगों पर विश्वास करता हूं, आप ही मुझे आगे बढ़ाएंगे और मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा। तो इसी के साथ मैं क्लास को समाप्त करता हूं। जल्दी मेरी क्लास आएगी भारत के भूकंपीय क्षेत्रों पर, ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत के भूकंपीय क्षेत्र, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।